हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फोर्थ चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर। इसी लास्ट क्लासेस में हमने सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा कवर कर लिया, थर्ड चैप्टर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में क्या है कि जब एक इन्वेस्टिगेटर डाटा को कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो जस्ट उसके लिए एक रॉ डाटा होता है। रॉ डाटा का मतलब क्या होता है कि जैसे ना कि कच्चे फॉर्म में हमारे पास वो डाटा है, क्योंकि उससे अभी हम कोई भी किसी भी तरीके का कंक्लूजन है जो ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना एक मिट्टी का ढेर होता है, वैसे ही वो जस्ट क्या है, डाटा का क्या है, वो एक तरह का वो ढेर है, रॉ डाटा कहलाएगा वो, क्योंकि उसकी कोई अभी शेप नहीं है, कोई उससे अभी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं डाटा से, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि देखने वाले को कंक्लूजन है जो उससे पता चले कि जो ये डाटा कलेक्ट किया गया, इस डाटा कलेक्ट करने से क्या हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है, वो हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा से ही पता चलता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या होते हैं कि अरेंजमेंट करना, फिगर को इस तरीके से अरेंजमेंट करना ताकि कंपैरिजन किया जा सके सिमिलर डाटा का, और उसके बाद एनालिसिस भी किया जा सके डाटा का। डाटा को ऑर्गेनाइजेशन करने का एक बेस्ट मेथड क्या रहता है कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे डाटा की जो डिफरेंट क्लासेस है जो बना दो। इसी प्रोसेस को क्लासिफिकेशन बोला जाता है। क्लासिफिकेशन में आपको नजर आ रहा होगा क्लास वर्ड। क्लास का मतलब क्या होता है कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे स्कूल होते हैं, स्कूल के अंदर क्लास होती है, +1 क्लास, +2 क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास, आर्ट क्लास, कॉमर्स क्लास, साइंस क्लास। तो क्या होती है, आर्ट क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट होते हैं वो सभी आर्ट्स के होते हैं, साइंस क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट होते हैं वो सभी साइंस के होते हैं, कॉमर्स क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट होते हैं वो सभी कॉमर्स क्लास के होते हैं। तो यानी कि अब यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी क्लासिफिकेशन क्या होता है, कि जो डाटा कलेक्ट किया गया एक इन्वेस्टिगेटर द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उस डाटा में जो सिमिलर नेचर की, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की जो डाटा हैं उनकी एक क्लास बना देना। इस तरीके से डाटा की क्या करते हैं, अलग अलग क्लासेस बना देते हैं जो डिफरेंट है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आर्ट के स्टूडेंट के लिए आर्ट की क्लास बना दी, साइंस स्टूडेंट के लिए साइंस क्लास बना दी, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कॉमर्स क्लास बना दी। तो इस तरीके से जब हम क्लास बना देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसने जो रॉ डाटा कलेक्ट किया है, उस रॉ डाटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज में इस तरीके से लगा देना ताकि वहाँ से हमें कंक्लूजन है जो मिल सके। और जो ये हमारा आज का चैप्टर है ये इसी से रिलेटेड है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा से रिलेटेड। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन होता क्या है। मान लेते हैं कि हमारे एरिया में 200 फैमिली रहती हैं और हमने डाटा कलेक्ट करना है कि उनकी इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, एजुकेशन, रिलीजन और साइज ऑफ फैमिली कितना है। लेकिन हमारे लिए डाटा यूज़फुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाऊँगी। अगर मैं इस डाटा को इस तरीके से कलेक्ट करूँ कि कितनी फैमिली जिनकी इनकम 25,000 पर मंथ से ज़्यादा है, या फिर कितनी फैमिली है जो कमा रही हैं 10,000 या फिर 10,000 से कम पर मंथ, इस तरीके से तो मैं कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रही हूँ ना डाटा से। अगर रो डाटा के बेस पे कंक्लूजन हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने जो रो डाटा होता है उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। कैसे हम क्लासीफाई करेंगे, जैसे कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड फैमिली कितनी है, रिच और पुअर फैमिली कितनी है। इस तरीके से हमें सबसे पहले क्लासीफाई करना पड़ेगा डाटा को। जो ये सब डिवीज़न की गई है इस तरीके से, इन डिवीज़न को क्लास बोला जाता है। जिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है डिफरेंट क्लासेस बनाने के लिए उसे क्लासिफिकेशन बोला जाता है। यानी कि जो डाटा डिवाइड किया गया उसे क्लास बोलेंगे। जिस प्रोसेस को इस्तेमाल करके क्लासेस बनाई गई हैं उसे क्लासिफिकेशन बोला जाता है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि यानी कि डाटा को ग्रुपिंग में डिवाइड कर देना डिफरेंट क्लासेस के अंदर। क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या होती हैं?
कि जो डाटा होता है उनको डिवाइड किया जाता है अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए एजुकेशन के बेस पे हम पर्सन को क्लासीफाई करते हैं एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। जो डाटा होता है उसको ग्रुप और क्लासीफाई किए जाते हैं उसकी क्लास सिमिलैरिटी के बेस पे। जितने भी सिमिलर यूनिट होते हैं उसको एक क्लास में रख देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आर्ट की क्लास के अंदर जितने आर्ट के स्टूडेंट हैं वो सभी आएंगे, तो यानी कि जो एक क्लास के डाटा होते हैं उसको एक क्लास के अंदर है जो डिवाइड कर दिया जाता है। जो चेंजेस होते हैं उसके लिए हम अलग से जो क्लास बना देते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स के क्लासिफिकेशन करने के। ब्रीफ एंड सिंपल, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्लासिफिकेशन करने का, वो डाटा को इस तरीके से मतलब प्रेजेंट करना होता है ताकि वो देखने में सिंपल और ब्रीफ लगे। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैं उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकाल पाऊँ, ड्रॉ कर पाऊँ कंक्लूजन उससे, यूटिलिटी मिले। इस तरीके से हमने डाटा को है जो डिवाइड कर देना होता है सिमिलैरिटी के बेस पे अलग अलग सेट ऑफ डाटाज के अंदर, यानी कि क्लास बना देते हैं हम। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस के बेस पे हम डाटा को डिवाइड कर देते हैं। जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस को हम अच्छे तरीके से जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कंपेरेटिविटी, जो डाटा होता है उसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और एस्टिमेट कर सकते हैं। साइंटिफिक अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन में जो डाटा को अरेंज किया जाता है वो साइंटिफिक तरीके से किया जाता है ताकि उससे रिलायबिलिटी है जो इंक्रीज हो सके। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, क्लासिफिकेशन जब की जाती है डाटा को तो वो अट्रैक्टिव लगता है देखने में डाटा और इफेक्टिव लगता है, यानी कि यूजफुल हो जाता है वो डाटा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन, यानी कि अगर गुड क्लासिफिकेशन करना उसके लिए क्या खासियत होनी चाहिए। सबसे पहले आती है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कि जब भी डाटा को क्लासीफाई किया जाता है तो रो डाटा को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्लासीफाई किया जाता है ताकि ईच एंड एवरी आइटम में जो डाटा के उसको हम ग्रुप और क्लास के अंदर डिवाइड कर सकें। कोई भी ऐसा डाटा ना रहे जो किसी क्लास के अंदर है जो आने से रह जाए, यानी कि हर एक डाटा के लिए जो क्लास बननी चाहिए उसकी सिमिलैरिटी के बेस पे। क्लैरिटी, जो क्लासिफिकेशन होती है डाटा की वो इस तरीके से हो कि वो देखने वाले को क्लियर और सिंपल नजर आए, यानी कि एक ही नज़र में देखने वाले को वहाँ से उसको समझ में आ जाए कि ये डाटा से क्या कंक्लूजन है जो ड्रॉ होता है। किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न है जो नहीं होनी चाहिए। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि एक जैसे जो डाटा होते हैं उनकी एक क्लास बना दी जाती है। जो सिमिलर आइटम होते हैं उन सभी सिमिलर आइटम को एक क्लास के अंदर डाल दी जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जितने आर्ट के स्टूडेंट हैं वो सभी आर्ट के अंदर डाल दिए जाएंगे, आर्ट क्लास के अंदर डाल दी जाएंगे। जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो सभी कॉमर्स क्लास के अंदर डाल दी जाते हैं। तो इस तरीके से जो सिमिलर डाटा होता है वो एक क्लास के अंदर डाल देते हैं। नेक्स्ट होता है सुटेबिलिटी, कि जो कॉम्पोजिशन की गई है क्लास की वो हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी के अकॉर्डिंग हो, यानी कि सूट करे हमारे ऑब्जेक्टिव हो। अगर मान लेते हैं हमने डाटा कलेक्ट करने हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है स्टूडेंट का जो स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, चाहिए क्या हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टूडेंट की। अगर हमने क्लासीफाई कर दिया वेट और मैरिटल स्टेटस तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनने वाला, यहाँ से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले। अगर इस डाटा को हम डिवाइड करते इनकम और एक्सपेंडिचर की अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर देते तब तो ये स्टेबल रहता है हमारे ऑब्जेक्टिव के, अदरवाइज ये नहीं रहता अगर हम सिमिलर नहीं लेते अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि चेंजेस है जो कम आने चाहिए, कि जो एक पार्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन की गई है वो सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। कोई भी चेंजेस है जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर नहीं आने चाहिए, जो ईच इन्वेस्टिगेशन की गई है उनमें कोई भी चेंजेस है जो नहीं आने चाहिए। स्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है इलास्टिक का मतलब कहते हैं कि चेंजेस जो क्लासिफिकेशन की गई डाटा की वो इलास्टिक होनी चाहिए। अगर कुछ चेंज करना पड़ जाए क्लासिफिकेशन में तो हम उसको चेंज कर सकें अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग और क्या ऑब्जेक्टिव स्टडी का उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेस माने गया क्लासिफिकेशन करने के, जैसे ज्योग्राफिकल बेस पे, क्रोनोलॉजिकल बेस पे, क्वालिटेटिव में सिंपल और मैनीफोल्ड के बेस पे, क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल बेस से हम डाटा को जो आगे क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आता है ज्योग्राफिकल और स्पेशल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफी होती है एरिया के बेस पे, कि जब हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं लोकेशन डिफरेंस के बेस पे, ज्योग्राफिकल डिफरेंस के बेस पे, तो उसे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अब हमने चेक करने हैं कि
कितने नंबर ऑफ फर्म्स हैं इंडिया के अंदर जो साइकिल का प्रोडक्शन करती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, पंजाब के अंदर 30 फर्में हैं, हरियाणा के अंदर 20 फर्में हैं, यूपी के अंदर 25 फर्में हैं जो साइकिल का प्रोडक्शन करती हैं। तो यहाँ पे ज्योग्राफी यानी कि एरिया क्या है, पंजाब, हरियाणा और यूपी, तो ज्योग्राफी के बेस पे क्या क्या यहाँ पे क्लासिफिकेशन के डाटा को, जैसे यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया है प्लेस और नंबर ऑफ फर्म कितनी है। पंजाब की जो 30 फर्में हैं, हरियाणा की 20 फर्में हैं और यूपी की 25 फर्में हैं जो साइकिल प्रोडक्शन करती हैं इंडिया के अंदर। तो ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है ये ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगी। नेक्स्ट आते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि जब हम टाइम के बेस पे क्लासिफाई करते हैं डाटा को तो उसे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि जो सेल है फर्मों की 2020 में 80 लाख है, 2021 में 90 लाख है, 2022 में 95 लाख है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टाइम के अकॉर्डिंग डाटा को क्लासीफाई कर दिया, तो ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन की जाती है डाटा की वो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी और एट्रीब्यूट्स ऑफ डाटा के बेस पे की जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए डाटा को क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, रिलीजन, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये सारे की क्वालिटीज़ के पार्ट हैं। इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो पार्ट के अंदर, एक होता है सिंपल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन में हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं डाटा की वो अकॉर्डिंग टू डिक्टोमी करते हैं। डिक्टोमी का मतलब क्या होता है कि इसमें हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, या तो एग्जिस्टेंस है या फिर अब्सेंस है क्वालिटी, यानी कि या तो क्वालिटी होगी या फिर क्वालिटी नहीं होगी। इस बेस पे हम डाटा को मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे मेल और फीमेल, हेल्दी और अनहेल्दी, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, ये सभी एग्जाम्पल है डिक्टोमी के। नेक्स्ट होता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जब हम डाटा को आगे से आगे क्या कर रहे हैं, मैनीफोल्ड डिवाइड कर रहे हैं, क्लासीफाई करते जा रहे हैं, उसे मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन बोला जाता है। यहाँ पे डाटा को क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ डाटा, जिसमें मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक्स को जो शामिल किया जाता है। तो ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन या फिर इसे हम मल्टीपल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मोर देन 2 क्लासेस है जो बनाई जाती हैं, इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझते हैं कि फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं उसको हम क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले स्किल्ड कितने हैं और अनस्किल्ड कितने हैं, फिर आगे फिर इनको फर्दर डिवाइड कर देंगे हम डिफरेंट क्लास के अंदर कि जो स्किल है उसमें से भी लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट, यानी कि पढ़े लिखे कितने हैं और अनपढ़ कितने हैं। ऐसे ही अनस्किल में भी कितने पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़ हैं, और जो पढ़े लिखे और जो अनपढ़ है उनमें भी कितने ग्रामीण और कितने शहरी हैं। आगे इस तरीके से हमने क्या किया, क्लास और बना दी, यानी कि मैनीफोल्ड, पहले स्किल अनस्किल, फिर लिटरेट इलिटरेट, फिर आगे उसको रूरल अर्बन के हिसाब से हमने क्लासीफाई कर दिया। तो इस तरीके से हमने मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है जो कर दी गई डाटा की। और नेक्स्ट आते हैं क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो डाटा को हम डिवाइड करते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस पे करते हैं। नंबर ऑफ क्लास जो बनाई जाती है, ध्यान रखें कि लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू क्या है और इसी के साथ की रेंज ऑफ वैल्यू के डाटा की। हर एक क्लास है जो सेट ऑफ डाटा होती है जो रेफर करते हैं फिनोमिना को, जैसे कि वेज को, प्रॉफिट को, कि कितना वेज और कितना प्रॉफिट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर्स के अंदर है जो सभी क्लासिफिकेशन की गई है कि जो एनुअल प्रॉफिट है और कितने नंबर ऑफ फर्म्स के, 0 से लेकर के 1 लाख तक प्रॉफिट 5 फर्मों का है, 1 लाख से 2 लाख तक का प्रॉफिट 150 फर्मों का है, 2 लाख से 3 लाख तक का प्रॉफिट 1500 फर्में है। तो इस तरीके से क्या किया हमने, क्लासिफिकेशन की गई। ये क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे क्या शामिल किए गए, नंबर शामिल किए गए हैं। यहाँ पे जो प्रॉफिट है इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो प्रॉफिट है ये क्या कहलाएगा, ये फिनोमिना कहलाएगा स्टडी के लिए। जो ये फिनोमिना है ये क्वांटिफाइबल है। क्वांटिफाइबल का मतलब क्या, किसी क्वांटिटेटिव फॉर्म में है, ये क्वांटिटी में नंबर्स में है, इसी को हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इम्पोर्टेंट है ये नोट करना कि जो फिनोमिना स्टडी के अंदर फिनोमिना क्या है, जैसे ये प्रॉफिट लिया गया, ये अज्यूम करते कि अगर इसकी डिफरेंट वैल्यू होती है टाइम के साथ ये चेंज हो जाते हैं,
डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। तो जब ये चेंज हो जाता है तो फिनोमिना को क्या कह लेंगे फिर हम? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो चेंजेस आते हैं, यहाँ पे तो फिनोमिना है, प्रॉफिट है, ये फिनोमिना कहलाएगा। अगर इसमें चेंजेस आ गए हैं अकॉर्डिंग टू टाइम या फिर अकॉर्डिंग टू रीजन, तो ये वेरिएबल कहलाएगा स्टैटिस्टिक के अंदर। अकॉर्डिंगली फिर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल्स बोलेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।